जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर में हमें इस तीन चीज के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, अम्ल, क्षार और लवण। तो इन तीनों चीजों के बारे में पूरा डिटेल के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो चीज है, गर्मी के मौसम में या फिर गर्मी में भोजन कुछ समय के बाद खट्टा हो जाता है। आप लोग जानते ही, ये सिंपल सा और नॉर्मल सा चीज है कि गर्मी के मौसम में भोजन का खट्टा होना एक नॉर्मल बात है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें अम्ल या क्षारक होता है। अम्ल या फिर क्षारक होता है, ये दो चीज, अम्ल या फिर क्षारक। तो ये दो चीज के कारण गर्मी के मौसम में भोजन खट्टा हो जाता है। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है, ज्यादा खाना खाने पर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। ये आप लोगों को पता है, लोग अक्सर एसिडिटी के प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। तो एसिडिटी के प्रॉब्लम को से निपटाने के लिए हम लोग उसको बेकिंग सोडा लेते हैं, या फिर डॉक्टर हमें बेकिंग सोडा से बनी हुई दवाई हमें देते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि नींबू पानी पीते हैं एसिडिटी होने पर। तो नींबू पानी जो है ये एसिडिटी होने पर पीना नहीं चाहिए, क्योंकि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। अब ये साइट्रिक अम्ल और कौन कौन सा अम्ल है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो नींबू पानी में साइट्रिक अम्ल होता है जो एसिडिटी को घटाने के बजाय और भी बढ़ा देता है। तो इसीलिए एसिडिटी होने पर नींबू पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, बेकिंग सोडा का यूज़ करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देखिए, अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा होता है। यहाँ पे अम्ल होना चाहिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि दुनिया में जितने भी चीज़ हैं जो खट्टे होते हैं, उन सभी चीज़ों में अम्ल होता है, इसीलिए वो खट्टे होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, अम्ल जिस चीज़ में है वो चीज़ खट्टा होना ही होना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ पे एक लिस्ट बोल सकते हैं। इसमें इस चार्ट में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले जो भी चीज़ है यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले सिरका, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, संतरा में होता है साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। इस तरीके से बहुत सारे हैं, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा और पूरा याद करने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3, 4 अक्सर फंस जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देखिए अगला जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शक्ति के अनुसार अम्ल दो प्रकार के होते हैं। शक्ति के अनुसार अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। बस आप थोड़ा शांति के साथ बने रहिए। आपको लग रहा होगा सारी चीज़ तो आगे देखेंगे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे समझिए क्या। तो आपको सब कुछ क्लियर होने वाला, बस आप लोग थोड़ा शांति के साथ पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिए। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं क्षारक की तरफ। अम्ल हम लगभग समझ चुके हैं, अब बढ़ते हैं क्षारक की तरफ। तो यहाँ पे आप देखिए क्षारक का फुल डिटेल दिया गया है। यहाँ पे क्षारक जो है, क्षारक को इंग्लिश में कहते हैं बेसिस, और बेसिस जो है, बेसिस को यानी क्षारक को अल्क्यूली भी कहा जाता है, अल्क्यूली। तो अल्क्यूली जो है ये एक अरबी वर्ड है, अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पौधों का राख। यानी किसी पौधे या फिर किसी भी चीज़ को जब हम जला देते हैं तो उससे जो राख बनता है उसी को कहते हैं क्षारक, इसके हिसाब से। तो अल्क्यूली एक अरबी वर्ड है और ये इसका अर्थ होता है पौधों का राख। ये बात आप इजीली समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझिए कि जो क्षारक होता है उसका स्वाद कड़वा होता है या फिर खारा होता है। कड़वा और खारा दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए चूना, साबुन, धोबन, सोडा, ये सब चीज़ें जो है अगर आप कभी चखे होंगे या फिर आपकी गलती से मुंह में गया होगा तो आपको पता होगा कि इसका स्वाद कैसा होता है। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों की तरह ही स्वाद होता है क्षारक का। आप लोग ये बात भी समझ के अब बढ़ते हैं अगले चीज़ की तरफ। जैसे कि हम लोग देखें कि शक्ति के अनुसार अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल उसी तरीके से यहाँ पे है
क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं शक्ति के अनुसार। वही है प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, यानी प्रबल अम्ल था दुर्बल अम्ल था, यहाँ पे प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक। ये चीज सिंपल सा चीज है, दोनों में कॉमन है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं अम्ल और क्षारक में, यानी एसिड और बेसिस में, एसिड वर्सेस बेसिस। तो दोनों में हम कंपैरिजन देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक लिस्ट आ गया है जिसको में से हम समझेंगे कि किस तरीके से इन दोनों में अंतर है। अब हम यहाँ पर अम्ल और क्षारक के बीच में कुछ अंतर देख लेते हैं, जिसके बाद आपको अम्ल और क्षार के बारे में कुछ ज़्यादा पता चलेगा और आप इन दोनों को कंपैरिजन करके काफ़ी इजीली याद रख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ है अम्ल और दूसरी तरफ है क्षारक। यहाँ पे जो अम्ल और क्षारक के बीच में पहला अंतर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, वहीं पर क्षारक जो है यानी बेसिस वो स्वाद में कड़वा होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अम्ल स्वाद में खट्टा यानी जितने भी चीज खट्टा होते हैं वो सारी चीजें अम्ल है, और जितने चीज कड़वा होता है वो सारी चीज क्षारक है। अब दूसरा पॉइंट है कि नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल कर देता है। अम्ल का काम ही है नीले लिटमस पत्र को लाल करना, बोल सकते हैं इसे, क्योंकि अम्ल जो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं इससे हमें पता चलता है कि इसमें अम्ल है या फिर क्षार, इसका हमें पता चलता है। अभी ये चीज आपको आगे चल के समझ में आएगा इसीलिए। यहाँ पे देखिए क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इन दोनों के बीच में अंतर देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, यहाँ पर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उल्टा है। उसके बाद जो है अम्ल जो है क्षारक को उदासीन कर देता है, यानी अम्ल अगर क्षारक के साथ मिले तो क्षारक को किसी भी काम का नहीं रखता है, यानी उदासीन कर देता है। वहीं पर वही उल्टा है ये क्षारक, यानी क्षारक भी अम्ल को उदासीन कर देता है, यानी दोनों किसी से कोई भी कम नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देख सकते हैं सूचक यानी इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या है। यहाँ पे इसको समझिए, काफ़ी इजी तरीके से परिभाषा दिया हुआ है। सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन द्वारा किसी दूसरे पदार्थ को अम्लीय या फिर क्षारीय होने या फिर उदासीन होने का सूचना देता है। यहाँ पे सूचक उस सभी चीज़ों को कहेंगे जो कोई दूसरा चीज अम्ल है या फिर क्षार है वो चीज बताता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक कच्चा आम है, यहाँ पर कच्चा आम है ये, तो ये आम अब खट्टा होगा। अब ये खट्टा है या फिर मीठा है या फिर उदासीन है, मतलब कोई स्वाद नहीं है, तो ये चीज बताएगा जो सब भी चीज, उसी को कहेंगे सूचक। हो सकता है अगर ये खट्टा हो तो इसमें अम्ल होगा, उसी तरीके से अम्ल हो, क्षार है या फिर इस कोई भी चीज हो, तो ये सब जो बताने वाला चीज है सूचक, इंडिकेटर, इसी को कहते हैं। उसके बाद है सूचक के प्रकार। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला है रंगीय सूचक और दूसरा है गंधीय सूचक। तो रंगीय सूचक देखिए वैसे सूचक जो रंग में परिवर्तन लाता है, यानी रंग में परिवर्तन करके हमें पता चलता है या फिर बताता है कि ये चीज अम्ल है या फिर क्षार है। जैसे कि लिटमस पत्र, लिटमस जो पत्र है ये लाल लिटमस पत्र अगर अम्ल के संपर्क में आए तो उसको नीला कर देगा। ये चीज आप लोग अभी देखिए ऊपर, यहाँ पे देखिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पे वही चीज है, जो लिटमस पत्र है उस वो रंग में परिवर्तन के द्वारा हमें बताता है कि ये अम्ल है, क्षारक है या फिर कोई दूसरा चीज है।
मेथिल ऑरेंज भी वही करता है रंग में परिवर्तन करके, और फिनाल फथेलिन भी वही काम करता है, जो ये तीनों का सेम काम बोल सकते हैं। इसी तरीके से और भी उदाहरण है। उसके बाद है गंधीय सूचक। वैसे सूचक जो गंध में परिवर्तन लाता है, यानी गंध में परिवर्तन लाकर हमें बताता है कि ये अम्ल है, क्षारक है या फिर उदासीन है। जैसे कि प्याज, वेनिला और लौंग का तेल, इसी तरीके से और भी हैं। जैसे कि प्याज का गंध जो होता है आप लोग पता है, अब प्याज में अगर यहाँ पर प्याज का गंध बदलेगा तो वो क्यों बदलेगा? अम्ल मिला अगर उसके साथ तब बदलेगा, क्षारक लगा तब बदलेगा। तो उसका गंध में अगर परिवर्तन आया तो उससे भी हमें पता चलेगा कि ये अम्ल था या फिर क्षारक था। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए। पर यहाँ पे आर्हेनियस एक जो थे, आर्हेनियस ये एक वैज्ञानिक थे। तो इनके अनुसार इनका कहना था कि अम्ल और क्षार का जो परिभाषा होगा, इनके हिसाब से देखिए यहाँ पे अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब H+ आयन देता है, समझिए हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल का सिंपल सा परिभाषा, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। यहाँ पे देखिए एक HCl है, यानी एक अम्ल है HCl। तो इसको अगर हम जल यानी H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन आयन बनता है, और प्लस यहाँ पे क्लोरीन बनता है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे H2SO4 को अगर हम पानी के साथ मिलाएंगे तो 2H+ यानी हाइड्रोजन आयन बना। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन आयन बनता है तो वही है अम्ल। यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है। अब समझिए अगला पॉइंट, यहाँ पे क्षारक का परिभाषा। क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है या फिर देता है, उसी को क्षारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए NaOH एक क्या है, क्षारक है। इसको जल के साथ मिलाए तो यहाँ पे Na+ और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बना है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से और एक अभिक्रिया यहाँ पे देखिए, समझिए इसको बढ़िया से। KOH एक क्षारक है, इसको पानी के साथ मिलाए तो यहाँ पे K+ और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। उसी तरीके से अब बढ़ते हैं अगला तक। यहाँ पे देखिए क्षार, क्षार समझ लीजिए इसको। क्षार जो है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी जो सब भी क्षारक जो जल में घुल जाएगा आसानी से इजीली, उसको कहेंगे क्षारक, क्षार। यानी कोई भी क्षारक है वो अगर पानी के साथ इजीली मिल जाता है H2O के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर ये पानी के साथ मिल जाते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं पूरा मिल जाता है। तो उस तरीके से कुछ उदाहरण दिया हुआ है। NaOH पानी के साथ इजीली मिल जाता है, जिसको क्षार बोल सकते हैं। KOOH, Ca और OH2, तो ये सब है और भी है इत्यादि दिया हुआ, इत्यादि क्षार है। मतलब लगभग बोल सकते हैं कि क्षारक ही क्षार है, इसको इजीली अगर मैं बोलूँ तो। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, सारा तो इम्पोर्टेंट है बट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप पूरा लिखिएगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। और इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग जितना हो सके 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार आप लोग रिपीट कीजिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, लेकिन रटिएगा नहीं। रटने के बाद आपको याद नहीं रहेगा कभी भी। यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार क्या है। यहाँ पे कुछ सूचक का पदार्थ दिया है, जैसे लिटमस एक सूचक है, मेथिल ऑरेंज है, फिनाइलफेथलीन है, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी, लाल सलजम, हाइड्रेंजिया का फूल, ये सब जो है सूचक है। यहाँ पे सूचक का अपना गंध या फिर रंग दिया हुआ है, जो उसका नॉर्मल कलर है, जैसे कि नीला या फिर लाल कलर लिटमस का होता है, नारंगी मेथिल ऑरेंज का होता है, रंगहीन होता है फिनाइलफेथलीन, मतलब कोई रंग नहीं होता है।
अब अगर इन सूचकों को हम अम्ल के साथ मिलाएंगे तब इसका रंग या फिर गंध कैसा होगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि लिटमस को अम्ल के साथ मिलाएंगे तो उसका नीला लिटमस पत्र मिलेगा तो लाल बन जाएगा, लाल लिटमस पत्र मिलेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहीं पर अगर इसको क्षार के साथ मिला दे तब क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पे देखिए नीला लिटमस पत्र को क्षार के साथ मिलाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वहीं पर लाल लिटमस पत्र को मिलाएंगे तो वो नीला बन जाएगा। मतलब यहाँ पे समझिए कि ये इसमें उल्टा है बिल्कुल, ये लाल ये नीला। तो इस चीज़ को आप लोग लिखिएगा, इजीली समझ जाइएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, पूरा यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बढ़िया से दिखा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है ये, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षार कैसे धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पे देखिए धातु प्लस अम्ल, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। मतलब अगर धातु किसी भी धातु को और कोई भी अम्ल को एक साथ मिलाएंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2O।